नमस्कार दोस्तों। ऊर्जा के स्रोत का ये तीसरा और आखिरी भाग होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं जो बचे हुए गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में। अब तक कुछ बातें तो आप जान गए होंगे, जैसा कि विद्युत बनाने के लिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, क्योंकि टरबाइन को घुमाने से हमें बिजली मिलती है। और दूसरी चीज क्या है, जितने भी पुराने तरीके थे हमारे पास टरबाइन को घुमाने के लिए, उन सब में दिक्कतें आ रही हैं कि वो खत्म होते जा रहे हैं। तो हमें नए तरीके चाहिए जिससे कि हम टरबाइन को घुमा पाएं और हमारी एनर्जी हमारे पास बची रहे इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर इतना आपको क्लियर है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। नॉर्मल सी बात है, जो बचे हुए गैर परंपरागत स्रोत हैं हम इस वीडियो में उसे कवर करेंगे, और उसके साथ में ही हम लास्ट में ये जानेंगे कि पर्यावरण के जो विषयक सरोकार होते हैं वो क्या होते हैं। अब आपको ये नहीं पता क्या होता है तो वेट कीजिए, पता चल जाएगा एंड में। शुरुआत करते हैं कुछ गैर परंपरागत स्रोत से। अब धरती पे सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या है, समुद्र का पानी। तो कितनी अच्छी बात होगी ना अगर हम समुद्रों से ऊर्जा निकालने का कोई तरीका ढूंढ लें। दरअसल काफी सारे साइंटिस्ट को भी यही लगा, तो उन्होंने बहुत सारे तरीके ढूंढ लिए जिससे कि हम समुद्रों से ऊर्जा बना सकते हैं, जिनमें से जो बहुत फेमस तीन हैं, चलिए उन तीन की बात करते हैं। सबसे पहला है ज्वारीय ऊर्जा। अब ज्वार के बारे में तो आपने पहले पढ़ा होगा, ज्वार भाटा के नाम से। आप इसके बारे में एसएसटी की बुक में भी पढ़ चुके होंगे और साइंस की बुक में भी आपने कभी ना कभी से देखा ही होगा। अब ये होता क्या है, दरअसल आप ये जानते हैं कि जो हमारी धरती है उसके आसपास जो हमारा चांद है वो गोल गोल घूमता रहता है। अब चांद के अंदर भी थोड़ी सी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जिस तरीके से धरती के पास होती है। तो अब चांद जिस तरफ होता है तो धरती को अपनी तरफ खींच रहा होता है। उससे क्या होता है, पानी थोड़ा ऊपर उठ जाता है वहां से, और जैसे ही चांद वहां से चला जाता है तो पानी वापस से नीचे आ जाता है। तो जब चांद सामने होता है उसकी वजह से जो पानी ऊपर उठता है, और उसके बाद चांद के चले जाने के बाद जो पानी वापस नीचे आता है, तो इस पानी के ऊपर आने की और नीचे आने का जो स्तर होता है, इसी को हम कहते हैं ज्वार भाटा। अब चलिए समझते हैं कि इस ज्वार भाटा से ऊर्जा कैसे बनाई जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, घूर्णन गति के कारण जो ये ज्वारीय ऊर्जा बनी है, उसके खिंचाव के कारण जो सागर का जल का स्तर बढ़ा है, उसके ज्वार भाटे का इस्तेमाल करके हम विद्युत बनाते हैं। समझते हैं कि ऐसा होता क्या है। इसके दोहन के लिए हम सागर के किनारे किसी संकीर्ण क्षेत्र पे क्या करते हैं, बांध का निर्माण करते हैं। अब बांध क्या करता है, वो एक तरफ से दूसरी तरफ जो पानी होता है उसको रोक सकता है जाने से। अब यहाँ पे होता क्या, चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बांध बना दिया। अब जैसे ही पानी का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ से बहुत सारा पानी आगे आएगा, जिसकी मदद से क्या होगा, टरबाइन घूमेगा। उसके बाद जब ज्वार भाटा खत्म होने लगेगा तो इस पानी को वापस भी जाना होगा। तो ये जब वापस जाएगा तो ये वापस जाते समय भी टरबाइन को घुमा देगा। तो एक बार तो आते हुए घूमेगा और एक बार जाते हुए घूमेगा। तो इससे क्या होगा, टरबाइन घूमा और हमें बिजली मिल गई। अब चंद्रमा को तो हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ती नहीं है, वो अपने आप ही घूमता रहता है। तो इसका मतलब क्या है, एक बार हमने ये सिस्टम लगा दिया तो उसके बाद हमें पूरे दिन रात जितनी बार भी चंद्रमा सामने से जाएगा ऊर्जा मिलती रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है ऊर्जा बनाने का। चलिए अब समझते हैं दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका है तरंग ऊर्जा। अब समुद्र में होता क्या है, बार बार लहरें आती रहती हैं और लहरों के अंदर बहुत ज्यादा बल भी होता है। तो तरंग ऊर्जा में हम यही करते हैं कि जो विशाल तरंगे होती हैं उनकी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अब आपको इसे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होता कैसे है, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछा नहीं जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो गतिज ऊर्जा होती है तरंगों के पास में, उसको कन्वर्ट किया जाता है विद्युत ऊर्जा को बनाने के लिए। अब जो तीसरा तरीका है वो इन दोनों से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसका नाम क्या है, महासागरीय तापीय ऊर्जा। अब नाम से ही आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि महासागर में जो पानी है उसके गर्म या ठंडे होने की मदद से हम बिजली बना रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, समुद्रों अथवा महासागरों के पृष्ठ का जल जो होता है वो सूर्य की वजह से बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि सूरज तो सिर्फ ऊपर पड़ रहा है। उससे क्या होता है, ऊपर का पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, परंतु जो पानी बहुत नीचे है वो ठंडा रह जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें वहां तक तो पहुंच नहीं पाती। तो इससे क्या होता है, ऊपर वाला भाग हो जाता है गर्म और नीचे वाला भाग हो जाता है ठंडा। तो यहाँ पे हम करते क्या है, हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पानी होता है वो गर्म होता है, उसकी स्टीम जो बनती है उसकी मदद से टरबाइन को घुमा लेते हैं। उसके बाद जो स्टीम बन चुकी है उसको वापस से नीचे जो ठंडा पानी था उसकी मदद से ठंडा कर देते हैं।
और उसके बाद उसको वापस गर्म होने के लिए भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है, एक साइकिल चलता रहता है जिससे कि भाप बार बार टरबाइन को घुमाती है और फिर वापस से ठंडी होकर नीचे चली जाती है। फिर वापस उसको ऊपर भेजते हैं, वहां पे वो फिर गर्म होती है और फिर भाप बनाती है। तो इस तरीके से हम ऊर्जा बना पाते हैं। तो अब ये तो तरीके हो गए कि समुद्रों से ऊर्जा कैसे मिलेगी। अब उसके अलावा हमारे पास धरती पर सबसे ज्यादा क्या है, धरती यानी कि जमीन। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारी धरती होती है उसकी मदद से ऊर्जा कैसे बनती है। सबसे पहला है भूतापीय ऊर्जा। अब इसको समझने के लिए आप वॉल्केनो को याद करिए। वॉल्केनो में क्या होता है, वहां पे धरती इतनी गर्म होती है कि पत्थर भी पानी जैसे तरल पदार्थ में होते हैं, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। अब वॉल्केनो के पास तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर से बहुत सारी गैस निकलती हैं जो खतरनाक होती हैं। परंतु कई बार क्या होता है, वॉल्केनो तो नहीं परंतु धरती का जो नीचे वाला भाग होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। यानी कि इतना गर्म नहीं होता कि वहां पर मैग्मा हो, पर इतना गर्म जरूर होता है कि उससे जो भूमिगत जल है वो भाप में बदल जाती है। तो जब भी ऐसी कोई जगह होती है जहां पर धरती बहुत ज्यादा गर्म है, तो वहां पे भूमिगत जल जो होता है वो भाप में बन जाता है। और वो भाप जो होती है, क्योंकि उसके ऊपर धरती है, उस वजह से अंदर ट्रैप होकर रह जाती है। तो अब नीचे बहुत सारा भाप रखा हुआ है जो ऊपर आना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस भाप को ऊपर ले आते हैं। वो भाप बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, इस वजह से बहुत तेजी से ऊपर आता है और हमारे टरबाइन को हमारे लिए घुमा देता है। अब जब टरबाइन घूम गया तो उसके बाद तो हमें भाप की जरूरत है नहीं, तो हम उस भाप को ठंडा करते हैं और वापस से नीचे भेज देते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पानी गर्म होकर भाप बना, उससे टरबाइन घूमी और उसके बाद पानी हमने वापस से नीचे जमीन में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि भूमिगत जल जो है उसका स्तर भी कम नहीं होगा, और क्योंकि जमीन गर्म ही है तो वो फिर से भाप बनाएगी। तो इससे क्या होगा, ये बार बार प्रोसेस चलता रहेगा। हमारा टरबाइन घूमेगा, हम भाप को ठंडा करेंगे और वापस नीचे भेज देंगे, जमीन से वो फिर गर्म होगा, फिर भाप बनेगी, हमारा फिर टरबाइन चलेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी कोल का या किसी और चीज का इस्तेमाल कर रहे हो जो किसी टाइम के बाद खत्म हो जाए। यहाँ पे कोई सा भी ऐसा चीज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो एक समय के बाद खत्म हो जाए। मतलब ये जो सोर्स है ये इनफाइनाइट रहने वाला है, मतलब जब तक चाहो तब तक एनर्जी मिलेगी। चलिए आप देखते हैं हमारी आखिरी ऊर्जा का जो प्रकार है वो, जिसका नाम है नाभिकीय ऊर्जा। अब ये जो भाई साहब हैं ये हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना है कि ये बहुत अच्छा सोर्स है, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। वहीं पे काफी सारे लोगों का कहना है कि इससे ऊर्जा मिलती है, परंतु इसके जितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं उतने ही ज्यादा नुकसान हैं, और इस वजह से हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए। तो आधे लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है, आधे लोग बोलते हैं ये बुरा है, परंतु लगभग सभी लोग ये तो मानते हैं कि ये जो ऊर्जा का तरीका है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। आपने नाभिकीय बॉम्ब के बारे में भी सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अमेरिका द्वारा फोड़ा गया था। तो ये ऊर्जा क्या है, इतनी खतरनाक क्यों है, और इससे ऊर्जा हमें मिलती कैसे है, और अगर ये खतरनाक है तो हम यूज क्यों करते हैं, चलिए एक बार समझते हैं। दरअसल नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पर हम भारी परमाणु का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यूरेनियम, थोरियम। अब ये जो भारी परमाणु होते हैं इसमें क्या होता है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है यानी कि नाभिक होता है वो बहुत भारी होता है। और भारी नाभिक वाले जितने भी परमाणु होते हैं वो ज्यादातर अनस्टेबल होते हैं, मतलब कि वो अपना एक परमाणु नहीं बनाकर रख सकते, वो टूट जाते हैं या रेडियो एक्टिव होते हैं। मतलब वो बाकी तरह के नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे पास लोहा, सोना, चांदी होते हैं, वो इससे बहुत ज्यादा अलग होते हैं और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस अनस्टेबल परमाणु को और अनस्टेबल बनाते हैं, उस पर न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करके। अब न्यूट्रॉन का बॉम्बार्ड करने का मतलब क्या है, हमारे पास एक एटम रखा हुआ है जो वैसे ही टूटना चाहता है, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। अब हमने क्या किया, एक न्यूट्रॉन उठाया और उसको बहुत तेजी से उस एटम के ऊपर फेंक दिया। तो उससे क्या होगा, एक तो वो पहले से टूटना चाहता था, ऊपर से आपने न्यूट्रॉन फेंक दिया उसके ऊपर, तो क्या होता है वो एटम टूट जाता है। और जैसे ही वो टूटता है तो वो दो अलग अलग एटम बना देता है और साथ में बहुत सारी ऊर्जा बनाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊर्जा। वहां पे होता क्या है कि कुछ मास जो होता है वो मास ऊर्जा में बदल जाता है, और इस वजह से ये जो ऊर्जा होती है ये बहुत ज्यादा होती है, और उसी ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो चीज है इसे कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन, जहां पे हम न्यूट्रॉन को बॉम्बार करवाते हैं यूरेनियम के ऊपर और उससे वो दो अलग अलग एटम्स में टूट जाता है। अब ये जो यूरेनियम का एटम टूटा और इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली जो कि हीट एनर्जी होती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम ऊर्जा बनाने में कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं।
ये लगभग वैसे ही हैं जैसे हम कोल का इस्तेमाल करते थे, परंतु ये कोल से बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलिए एक बार वो समझ लेते हैं पहले। अगर हम एक यूरेनियम की बात करें तो एक यूरेनियम का जो 7 ग्राम का पैलेट होता है, वो 7 ग्राम का पैलेट लगभग बराबर होता है 3.5 बैरल्स ऑफ ऑयल, या फिर 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 1780 पाउंड कोल, यानी कि 1780 पाउंड कोयला अगर हम इस्तेमाल करें, या फिर 3.5 बैरल का ऑयल इस्तेमाल करें, या 17,000 क्यूबिक फीट का नेचुरल गैस इस्तेमाल करें, तो इन तीनों से ही हमें उतनी ही ऊर्जा मिलेगी जितना कि सिर्फ 7 ग्राम के नाभिकीय ऊर्जा यानी कि यूरेनियम के एक छोटे से पैलेट से मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक बहुत छोटा सा अमाउंट यूज करके हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल रही है, और यही कारण है कि हम नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना प्रीफर करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। अब चलिए समझते हैं कि इससे ऊर्जा बनाते कैसे हैं। अब आपको ये पता है कि जैसे ही बॉम्बार्मिंग करवाएंगे तो जो हमारा यूरेनियम है वो टूट जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको एक चेंबर में ले जाते हैं जिसको हम रिएक्टर कहते हैं, और उस रिएक्टर के अंदर हम उसकी एक कंट्रोल्ड बॉम्बार्मिंग करवाते हैं। अब इस कंट्रोल्ड बॉम्बार्मिंग से होगा क्या, हम जितनी ऊर्जा चाहेंगे उतनी ऊर्जा वहां पर बनेगी। अब उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। अब पानी गर्म होगा तो वो भाप बनेगा, भाप बनेगा तो वो टरबाइन घुमाएगा, टरबाइन घुमाएगा तो बिजली बनेगी। तो तब से जो हम देखते आ रहे हैं, टरबाइन घूमता है, बिजली बनती है, वही वाला प्रोसेस चलता है, परंतु यहाँ पर हम पानी को गर्म करने के लिए बस यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत कम यूरेनियम का इस्तेमाल करके भी हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। तो देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि थोड़ा सा यूज़ करो और बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। चलिए समझते हैं कि इसके साथ दिक्कत क्या क्या है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग इसे प्रेफर नहीं करते और काफ़ी सारे लोग इसको खतरा मानते हैं। तो अगर हम नाभिकीय ऊर्जा की दिक्कतें देखें तो इसके प्रमुख संकट क्या क्या हैं। एक तो है कि जो हमारा फ्यूल है, यानी कि जो ईंधन है, उसका जो बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि हम लकड़ी जलाते हैं तो हमारे पास कोयला बच जाता है, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जब हम यूरेनियम को जलाते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो इस्तेमाल करने लायक तो छोड़िए, आप उसे टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके कांटेक्ट में आते ही आपको सीधा कैंसर होता है, और अगर आप उसके पास में ज़्यादा देर तक रहें तो आप मर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो बचा हुआ ईंधन है उसको बहुत अच्छे से कहीं दूर रखना होता है, ताकि उसके कांटेक्ट में कोई भी ह्यूमन ना आ सके, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। दूसरा क्या है, नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। अब इसका मतलब क्या है, आप रिएक्टर में यूरेनियम जला रहे हैं, मान लीजिए रिएक्टर को कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उसकी जो कोई पार्ट है वो ओपन रह जाता है, या कुछ ऐसा होता है जिससे कि जो यूरेनियम है वो बाहर हवा के कांटेक्ट में आ जाए, तो उससे क्या होगा, आसपास का जो पूरा एरिया होगा उसको खतरा हो सकता है। जैसे कि आप चेरनोबिल के बारे में तो जानते ही होंगे। चेरनोबिल में क्या हुआ था, कुछ वैज्ञानिकों की नासमझी की वजह से क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वो फूट गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत बड़ा होल हो गया और बहुत सारे लोग उस हादसे में मारे गए थे। तो इस तरह की कुछ हानिकारक चीज़ें हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ हो सकती हैं, परंतु अगर हम इन्हें बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ इस्तेमाल करें तो इससे हमारी जो ऊर्जा की खपत है उसको पूरा किया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा साइड टॉपिक, जो कि है पर्यावरण विषयक सरोकार। अब यहाँ पर बेस पॉइंट ये है कि आप कोई सा भी फ्यूल यूज़ करें, चाहे आप कोयला यूज़ करें या नेचुरल गैस यूज़ करें या आप कुछ भी यूज़ करें, आप माचिस भी जलाएं, तो उससे पर्यावरण को किसी ना किसी तरीके से हानि पहुंचेगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फ्यूल को यूज़ करना बंद कर दें। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा फ्यूल ढूंढना है जो एक तो आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, उसके साथ साथ ही वो पर्यावरण को ज़्यादा हानि भी ना पहुंचाए। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हानि पहुंचाए ही ना, परंतु ज़्यादा हानि ना पहुंचाए। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्या है, उस ऊर्जा के स्रोत को प्राप्त करने में सरलता, यानी कि जो ऊर्जा का स्रोत है वो आसानी से मिल सके। अगेन बात ऐसी ही हो गई, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और बहुत अच्छा ऊर्जा का स्रोत है पर वो कन्याकुमारी में, तो आप रोज रोज कन्याकुमारी तो जाएंगे नहीं उसे लेने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज उस ऊर्जा के स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने में मितव्ययता, यानी कि कितना फ्यूल यूज करके हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। जैसे यूरेनियम थोड़ा सा यूज करके ही हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, पर जाहिर सी बात है आप उसको घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। थर्ड इज ऊर्जा
का जो स्रोत है उससे ऊर्जा प्राप्त करने में उपलब्धता और प्रौद्योगिकी की दक्षता, यानी कि उससे कितनी इजीली ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है, इन शॉर्ट। और चौथा पॉइंट है कि उस ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण को कितनी हानि होगी और कितनी नहीं होगी। उदाहरण के लिए हम पेट्रोल और डीजल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कार चलाने के लिए, परंतु धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सीएनजी से चलने वाली कार और जितनी भी व्हीकल होती हैं उनको प्रीफर किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीएनजी से पर्यावरण को पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में काफ़ी कम हानि होती है। तो इसीलिए हम सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। डेट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो चलिए देखते हैं इस अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ लिया। इस अध्याय में हमने जाना है गैर परंपरागत के ऊर्जा के स्रोत के बारे में, और साथ में हमने जाना पर्यावरण विषयक सरोकार क्या होते हैं। तो इस अध्याय के लिए इतना ही। धन्यवाद।